हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी पीवाईक्यू सीरीज़। आज हम करने वाले हैं पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। सबसे पहले हम फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन से पार्ट्स में मेंशन है, ये कहाँ से हमने बोरो किया है इस फीचर को, ये एनफोर्सेबल क्यों है, ये एनफोर्सेबल क्यों नहीं है, जस्टिसिएबल का क्या मतलब है, ये कौन से आर्टिकल्स में मेंशन है, इसमें कितने नंबर्स हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो क्या ये उस टाइम पर प्रेजेंट थे या नहीं। उन सब सारे फैक्ट्स को रिवाइज़ करने के बाद हम पीवाईक्यूज़ करेंगे। आज तक एसएससी ने जितने भी एग्ज़ाम्स कराए हैं उन क्वेश्चंस का ये कंपाइलेशन है। तो आप पहले रिवीजन करोगे, फिर आप एक पीवाईक्यूज़ के थ्रू उस टॉपिक्स को देखोगे कि आपने जो पढ़ा है क्या वो आप पेपर सॉल्व कर पा रहे हो। एंड लास्टली हम एक टेस्ट करेंगे, उसका नाम है टेस्ट योर नॉलेज। आपको ये देखना है कि ये सब चीज़ें कवर करने के बाद आप टेस्ट कितना अच्छे से अटैम्प्ट कर पा रहे हो, आपको कितना नॉलेज आ गया है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिएगा तो आप कोर कंसेप्ट क्लैरिटी सीसीसी नाम से चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है? फंडामेंटल का मीनिंग होता है बेसिक। तो फंडामेंटल राइट्स का क्या मीनिंग हुआ? इसका मतलब हुआ जो बेसिक राइट्स हैं हमारे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर सिटीज़न को देता है ताकि वो अपनी लाइफ को इज़्ज़त के साथ, आज़ादी के साथ, इक्वालिटी के साथ जी सकें। तो ये फंडामेंटल राइट्स एश्योर करता है कि हर इंसान जो भी यहाँ पर रह रहा है उसको डिग्निटी मिले। ठीक है, वो डिग्निटी के साथ अपनी लाइफ को जिए, उसे फ्रीडम हो कि वो अपनी लाइफ के एक्शंस को, अपने लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सके और उसे इक्वालिटी मिले, किसी को भी किसी भी तरीके का भेदभाव ना गो थ्रू करना पड़े। ये फंडामेंटल राइट्स का पर्पस होता है। अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो वो कोर्ट जाकर अपने राइट्स को एनफोर्स करा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये जस्टिसिएबल हैं, ये कोर्ट्स हमें फोर्स करके हमें देंगे कि अगर कोई चीज़ उल्लंघन हुई है ना, वायलेशन हुआ है, तो कोर्ट्स में जाकर मैं अपने लिए अपील कर सकती हूँ कि ये गलत हुआ है ना, तो बोलेंगे डेफिनेटली ये गलत हुआ है, ये तो एनफोर्स होगा, उस इंसान को अपनी गलती मान करके आपको आपका राइट देना होगा। ठीक है, पार्ट 3 है जो इसके पूरे फंडामेंटल राइट्स को कैरी कर रहा है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? क्योंकि ये हमें स्टेट्स के भी आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट जाकर मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर स्टेट कोई भी ऐसा एक्शन लेती है, अपनी मनमर्जी चलाकर ऐसा कोई लॉ बनाती है जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहा है, तो उस लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा और मुझे मेरे फंडामेंटल राइट्स मिलकर रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन कौन से राइट्स एक्चुअल में प्रोवाइड कर रहा है इन द नेम ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, कि हर इंसान को इक्वल रहने का अधिकार है। वो कहाँ पैदा हुआ देश के अंदर, कहाँ नहीं हुआ है, उसका कलर क्या है, उसका जेंडर क्या है, उसके अगेंस्ट जाकर भी मुझे इक्वालिटी मिलेगी। वो लिखा है राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 के अंदर। फिर आती है राइट टू फ्रीडम, मुझे देश के अंदर कहाँ घूमना है, कहाँ नहीं घूमना, मुझे देश में घूमने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे एक साफ़ एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, और मेरा मन है अगर मैं जा कर के कोई धरना रखूं बिना आर्म्स के, तो मुझे परमिशन कहाँ मिलती है? 19 से 22 के अंदर। फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कोई किसी से बंधुआ मजदूरी, स्लेवरी नहीं करा सकता, ना ही कोई 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे से मजदूरी कराएगा। तो ये कहाँ मेंशन है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 के अंदर। फिर आता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हर इंसान को अधिकार है अपना रिलीजियस फॉलो करने का। वो रिलीजन को किस तरीके से फॉलो कर रहा है, अगर उसे कोई इंस्टीट्यूट बनाना है तो वो बना सकता है अपने रिलीजन के लिए। तो ये कहाँ मेंशन है? 25 से 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसका मतलब होता है कुछ हैं जो हमारे देश में माइनॉरिटीज़ हैं, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, उनको अधिकार है, वो अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करना चाहते हैं, उन्हें आगे अपनी लैंग्वेज को आगे प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो उसे आसानी से कर सकते हैं। फिर लास्टली है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये इसे ही इस आर्टिकल को ही B.R. अम्बेडकर ने नाम दिया था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ लिख देती हूँ हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं इसको सिंपल हार्ट लिखती ना तो आपका इतना अटेंशन नहीं जाता, पर इस हार्ट को देख के आपका अटेंशन डेफिनेटली जाएगा और आपको याद रहेगा। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा गया है? आर्टिकल नंबर 32, क्योंकि यहाँ पे वो अधिकार मिलता है कि कोई भी राइट आपका वायलेट हो रहा है या कोई भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, 5 हैं उसके अंदर, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो। ठीक है, पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने उसे हटा करके एक लीगल राइट बना दिया। अब वो 300A में मेंशन है।
फिर आती है बात सिटीजन्स और फॉरेनर्स के बिहाफ पे जो डिवीज़न हुआ है। सिटीजन्स को मिलते हैं 15, 16, 19, 29 एंड 30। 15 और 16 कहाँ पे आ जाते हैं? हमारे राइट टू इक्वालिटी के अंदर आ जाते हैं। 19 कहाँ आ जाता है? राइट टू फ्रीडम के लिए आ जाता है। 29 एंड 30 कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। क्यों? क्योंकि ये 15 और 16 इक्वालिटी दे रहा है। अगर अब बाहर देश के लोग आकर बोलने लगे मुझे भी अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, इस वजह से। राइट, आर्टिकल 19 में लिखा हुआ है आप आराम से पूरे देश में घूमकर कहीं पे भी धरने कर सकते हो। अब बाहर देश के लोग आकर के धरने रखेंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, इसलिए वो 19 भी नहीं मिला। अब कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, अब बाहर देश के लोग माइनॉरिटी आकर बोले हम तुम्हारे देश में ही माइनॉरिटी है क्योंकि हम तो 2 ही लोग हैं, इसलिए हमें भी वो अधिकार चाहिए कि हमें प्रिजर्वेशन करने दो, तो वो भी नहीं हो पाएगा, इसलिए 29, 30 भी नहीं मिलता। तो बचे हुए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको अवेलेबल होते हैं। अब इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 23, 24 एंड 32। ये इंपॉर्टेंट क्यों है और बाकी क्यों नहीं है? क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। दिस इज़ नॉट योर एक्स, दिस इज़ एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए इनको ये मैं बता देती हूँ एक बार जल्दी से, क्विक रिवीजन हो जाएगा। 14 में लिखा हुआ है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब है जो कानून है उसके आगे सब इक्वल हैं, सबको इक्वली देखा जाएगा, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी है। इसका मतलब है अगर आप खुद सोचो, अब एक क्राइम एक उस इंसान से हुआ जिसकी मंथली इनकम 20,000 है और सेम क्राइम एक ऐसे इंसान से हुआ जिसकी इनकम 20 लाख है, तो क्या कोर्ट दोनों को बोल देगा आप दोनों का फाइन है 5 लाख रुपए? नहीं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इससे हम कम इन ये जो है फिर 20,000 वाले इंसान, इनसे हम थोड़ा सा कम अमाउंट लेंगे। क्यों? क्योंकि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, हर एक को इक्वल नहीं रखा जाता, थोड़ा सा फेयर हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा चीज़ों को, इसे कहा जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। फिर आती है बात आर्टिकल 15, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वी हैव 17, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। 18, अबॉलिशन ऑफ टाइटल, जो पहले होते थे ना महाराज, अधिराज, वो सारे टाइटल्स को अब अबॉलिश कर दिया गया है। आर्टिकल 19 के अंदर 6 फ्रीडम्स दी हुई हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे आराम से। फिर है आर्टिकल 20 जिसके अंदर लिखा हुआ है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डाई, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इनका मीनिंग समझना इंपॉर्टेंट है। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ की सज़ा देना जो पहले लीगल थी बाद में इलीगल हो गई। अब पढ़ाना लीगल है मुझे इस तरीके से, आगे चलकर अगर ऐसे वीडियो बनाकर पढ़ाना बंद हो जाएगा तो क्या मुझे वो इस चीज़ के लिए सज़ा देंगे कि पहले तो मना था अब पहले तो था अब मना है? तो नहीं, ये नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ है नो डबल जियोपार्डाई, एक चीज़ के लिए अगर एक बार सज़ा मिल चुकी है तो उस इंसान को दूसरी बार सज़ा उसी चीज़ के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। और लास्टली नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, कोई इंसान अपनी ही दी हुई वजह, जैसे ये होता है ना कि आपने अपनी गवाही दे दी अब आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, उस इंसान के बोलने के बाद ऐसा नहीं होगा कि उसको ज़बरदस्ती, वरना तो पिटाई करके बोलेंगे बोल दे कि तूने किया है, तो ये वाली चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनली आपको कैसे रहना है, किस तरीके से जीना है, ये आपका खुद का अधिकार है, आपको जैसे जीना आप जी सकते हो, वो हमें आर्टिकल 21 में मेंशन है। 21A ये बाद में ऐड हुआ है, ये हम कर चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। यू शुड नो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, ठीक है, यू हैव टू मेंशन। फिर आता है 23, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ना ही इंसानों की तस्करी की जाएगी और ना ही उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाएगा। फिर आर्टिकल 24 बोलता है कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं होगा, 14 साल से कम उम्र का बच्चा कोई भी हज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं करेगा। कोई वैसा वो जो होता है ना, सबसे ज़्यादा चलते हैं वो क्रैकर्स की जो फैक्ट्री होती है उनमें बच्चों को लगाया हुआ होता है, चूड़ियाँ बनाने के लिए बच्चों को लगाया हुआ होता है, जिससे उनकी आंखें चली जाती हैं, ना वो पढ़ पा रहे हैं, अब ना ही वो लाइफ टाइम का भी कमाने के लिए रहेंगे, इतनी कम उम्र में उनको ऐसी चीज़ों में लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल बंद है, इलीगल, सबसे इलीगल चीज़ है। फिर है आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। फिर ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीज़ है जो आर्टिकल 20 एंड 21 ये कभी सस्पेंड नहीं हो सकते। 20 एंड 21 यू नो क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि क्रिमिनल लॉज के अगेंस्ट अगर कोई प्रोटेक्शन है हमें मिल रही है, तो अगर ड्यूरिंग इमरजेंसी वो बंद हो जाएगी, तो इसका मतलब इन चीज़ों में से कुछ भी हो सकता है इंसान के साथ, वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा, राइट। एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 जिसमें लिखा हुआ है कि इंसान कैसे भी जी सकता है, उसे अधिकार है, तो वो ड्यूरिंग इमरजेंसी ख़त्म नहीं होना चाहिए, राइट। फिर ये वही है कि कहाँ पे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ मेंशन करना मैं भूल गई हूँ, दे आर सर्टन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, शायद नेक्स्ट स्लाइड पे है, हाँ ये रहा,
देखो कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आते, लेकिन वो राइट्स हैं और वो हमारे अलग अलग पार्ट्स में मेंशन हो गए हैं। जैसे 300A, अर्लियर इट वाज आल्सो अ फंडामेंटल राइट, लेकिन लीगल बन गया है अब ये बस 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद। वही 326 जहाँ से हमें वोट करने का अधिकार मिल रहा है, राइट टू वोट। और 265, कोई भी टैक्स लिवाई नहीं किया जाएगा। अगर मैं बोल दूँ, आज मैं बोल दूँ आपसे मैं टैक्स कलेक्ट कर रही हूँ, क्यों? मेरे को कहाँ परमिशन है? लॉ बोलेगा, अथॉरिटी मिलेगी तो ही कोई इंसान लॉ टैक्स कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये 3 लॉ हैं, ये 3 आर्टिकल्स हैं जो कि आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स तो नहीं है पर ये हमारे लीगल राइट ज़रूर हैं। ठीक है, चलिए अब ये सारे आपके यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए हैं। पूरी स्लाइड आपको खुद से रिवाइज़ करनी है, मैं आपको PDF दे दूँगी, इन्हें रीड करो, बार बार रिवाइज़ करो, तब आपको ये अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। अब बात करते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें राइट्स मिले हैं ना कि आप जी रहे हो तो आपको ये चीज़ें मिलेंगी, उसी तरीके से हर सिटीज़न की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अब उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देते हैं हम। अगर मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ कि आपको PDF रिवाइज़ करना है, तो इट्स अप टू यू, आप करोगे या नहीं, पर मैंने आपको एक हिदायत दी है, मैंने आपको एक एडवाइस दी है, मैंने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे पूरा कर रहे हो, ठीक है, या नहीं। तो इसलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है। कल को आप इस चीज़ को जा कर के कोर्ट में नहीं कह सकते कि क्या ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करी, चलो आपको जेल हो जाएगी, नहीं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स बताते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताती हैं कि हमें देश के लिए क्या करना चाहिए। समझ रहे हैं आप दूसरे इंसान को अच्छे से जीने दे रहे हो, आपको वो इंसान अच्छे से जीने दे रहा है, वो हमें फंडामेंटल राइट से पता चल गया। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें बता रही हैं कि आपका क्या हक बनता है, आप देश के लिए कुछ करो। ठीक है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को रिस्पेक्ट करना, नेशनल फ्लैग को, नेशनल एंथम को सम्मान करना, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाना, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना, ये सब हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। ये एक्चुअल में तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थी। पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो रहा था, एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 में, और ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हो गया था उस टाइम पे ये मेंशन नहीं थी। ये बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ तो उससे पार्ट 4A क्रिएट हुआ, आर्टिकल 51A में ये ऐड हुई। इन्हें किसने एनफोर्स कराया था, किसने बोला था कि ये होनी चाहिए, वो थे स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं है ना, मैं लिख देती हूँ, नो नॉट एन इशू। स्वर्ण सिंह कमेटी, उन्होंने एडवाइस दिया था कि वी शुड हैव आर फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस मिलना चाहिए, इसलिए इनको बनाया गया। ठीक है, उनकी रिकमेंडेशंस पे ये बनाई गई थी। और ये याद रखना कि ये इन्फोर्सेबल नहीं है, दे आर नॉट जस्टिसिएबल, दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय कोर्ट। अगर कोई इंसान इन्हें फॉलो नहीं कर रहा है ना, सिटीज़न, तो जनरली वो डायरेक्टली कोर्ट में एनफोर्स नहीं की जा सकती। ये हमारी मॉरल और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज़ मोर लाइक अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, बट येस वी ऑल शुड डू दीज थिंग्स, पर कोई करता नहीं है। तो एक लाइन में याद रखना, फंडामेंटल राइट्स हमें राइट्स देते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमें एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाती हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के सारे जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो आगे इसी चीज़ को लेकर के हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने PYQs। अगर 1 मिनट का ब्रेक लेना है तो आप ले सकते हो, मैं टाइमर लगा देती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स कौन से ऑर्डर में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अभी हमने डिस्कस किया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहाँ पर है, आर्टिकल नंबर 32, राइट। राइट टू फ्रीडम कहाँ मेंशन है, यह है आर्टिकल नंबर 19 से लेकर के 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से लेकर 24, और राइट टू इक्वालिटी 14 से लेकर 18 तक। तो क्या सीक्वेंस बन रहा है, 4 2, सबसे पहले आ रहा है 4, फिर आ रहा है 2, फिर आ रहा है 3, फिर आ रहा है 1। तो आंसर इसका होगा हमारा D ऑप्शन। ठीक है, चलिए फिर वही सीक्वेंस पूछा हुआ है वो देखते हैं अब। राइट टू फ्रीडम अभी हमने डिस्कस किया, सेम ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप मार्क करोगे। वैसे इसका आंसर मैं बता देती हूँ कि C है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 10th फंडामेंटल ड्यूटी इन आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
अभी हमने ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखा, यहाँ पर लिखी हुई हैं। ये आपको इनको सीक्वेंस याद करने की ज़रूरत है क्योंकि एसएससी डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें से मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारी जे ड्यूटी है ना, ABCDEFGHIJ, आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए सीक्वेंस। एंड जे नंबर पे जो है वो है हमारे पास कि हर इंसान के अंदर स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में ही क्वेश्चन है कि हमने इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वी हैव टू चेक कि वो सही है या गलत। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एनफोर्सेबल लॉ बाय लॉ एंड जस्टिसिएबल, नहीं। FR मतलब फंडामेंटल राइट्स होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं होती। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इंस्पायर्ड बाय अर्स्टवाइल USSR कॉन्स्टिट्यूशन, येस। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एम टू प्रमोट नेशनल स्पिरिट एंड स्ट्रेंथन यूनिटी, येस, इट डज टॉक अबाउट इट। तो 1 हट गया, 1 1 1, तो आंसर हो जाएगा ओनली बी, इसमें 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट ऑफ अ प्रिजनर टू स्पीडी ट्रायल विल बी कैटेगराइज्ड अमंग्स विच फंडामेंटल राइट, ये हमने डिस्कस किया था। एक्सप्लॉयटेशन 23 24 तो इसके बारे में बात नहीं कर रहा था। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में ऐसी चीज़ें तो मेंशन नहीं है कि स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी में स्पीडी ट्रायल का कोई रोल नहीं है, ये है राइट टू लाइफ। ये कहाँ पर है? आर्टिकल नंबर 21। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 रिगार्डिंग रिट ज्यूरिसडिक्शन इन इंडिया। अब हम ज्यूरिसडिक्शन जितने भी हमारे पास रिट्स हैं ना, वो हम क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने उस टाइम पर उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया था। तो अब आती है बात कि क्या बोलता है, ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन इशू आर्टिकल 32, नहीं, ये राइट हाई कोर्ट के पास भी है, जो कि मेंशन है हमारा 226 आर्टिकल के अंदर, ठीक है। हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इशू, 1 तो गलत हो गया, ये हट गया, तो आंसर इसका ये आ गया, पर हम दोनों पॉइंट्स को भी और पढ़ेंगे। हाई कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू इशू, येस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज 5 टाइप्स ऑफ रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मेमेंडस, सर्टोररी, prohibition and quo warranto, yes. Next is question number 7, which article of Indian Constitution prohibits providing of any religious instruction in educational institution maintained by state? ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है जो प्रोहिबिट करता है कि जो इंस्ट्रक्शन है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस है, वो पढ़ाई की जगह पर नहीं करनी चाहिए, वो मेंटेन करेगा स्टेट, मतलब गवर्नमेंट मेंटेन करेगी इन चीज़ों को। ये कौन से आर्टिकल में है? अब आप खुद सोचो, आर्टिकल नंबर 30 हमें बात करता है कि कौन से आर्टिकल्स आ जाते हैं, ये आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल, ठीक है। 28 हमारा रिलीजियस से रिलेटेड था, राइट, तो रिलीजियस की ही बात हो रही है यहाँ 28, 29 और 30 में, तो हमारी बात होती है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। यहाँ पे भी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं जिन्हें वो प्रिजर्व कर रहे हैं। रिलीजियस चीज़ें तो आर्टिकल 28 में है ना, क्योंकि वो कहाँ से मेंशन है, 25 to 28, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब बात है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, क्वेश्चन आ गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर एन्यूमरेटेड इन आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, येस, और पार्ट भी लिख देते हैं हम यहाँ पर, पार्ट 4A। ये 10 नंबर में थी, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट जब ये लागू हुआ था ना कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर, ये 10 थी, लेकिन जब 86th अमेंडमेंट एक्ट हुई 2002 के अंदर, तो 11th ऐड हुई है, तो हाँ ये 10 थी, ये सही है। 11th वॉज एडिड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट ऑन हिज स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग अ सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम ड्यूरिंग यूजिंग इट एट अ पार्क, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज ही परफॉर्मिंग। अगर एक बच्चा स्कूल का असाइनमेंट कर रहा है, उसको एक सेशन करना है कि कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, मतलब वो पता है ना कंपोस्ट करते हैं, वो जो सॉइल होती है उसके अंदर ऐसे खाद्य पदार्थ बनाना, तो वो बना रहा है यूजिंग इट एट अ पार्क, उसे पार्क में लगाने के लिए वो उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। तो इसमें कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है जो वो परफॉर्म कर रहा है? ये प्रोटेक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट को, ये तो हमें समझ आ रहा है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वो ऐसी चीज़ें कर रहा है। तो ये कहाँ मेंशन है? 51A में हमारी जी, मतलब 7th नंबर पे। तो यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है? नेचुरल एनवायरनमेंट आ गया, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? टू डिफेंड द कंट्री, ये तो है फंडामेंटल ड्यूटी। टू पे इनकम टैक्स और वोट इन इलेक्शन, ये अभी करते हैं इसको डिस्कस। सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ ये तो हैं। तो मतलब 1 और 4 तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, तो 4 यहाँ पे आ रहा है, 1 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 और 3 या ओनली 2, ये समझ आ रहा है हमें ऑप्शंस देख के। अब देखते हैं इनकम टैक्स, ये हमने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 300 में मेंशन है, जिसे हमें यहाँ पर देखो
ये रहा ना कि ये 301 हमें अलाउड है कि हम टैक्स, और 300A, 326, 265, ये सारी चीज़ें जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है ना, वो मेंशन है कि ये आपका लीगल राइट है, ठीक है। और ये ड्यूटी हो जाती है, लेकिन ये राइट भी है हमारा। और दूसरी है टू कास्ट दी वोट इन इलेक्शन, जिसका मतलब है आर्टिकल 326 जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों तो नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, नॉट प्रिस्क्राइब्ड एज फंडामेंटल ड्यूटी, तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई करता है इफ़ यू सी अ फ्यू स्कूल स्टूडेंट्स ऑन देयर एजुकेशनल ट्रिप टू हुमायूंस टॉम्ब। अगर वो नाम लिख रहे हैं हुमायूं टॉम्ब पे जाके अपना, आपने स्कूल के बच्चों को देखा, तो ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाई करेगी अगर आप उन्हें जाकर रोकते हो तो? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, हाँ ये तो है, ठीक है। अब आगे के भी पढ़ लेते हैं। डिफेंड द कंट्री, ऐसा तो नहीं है मेरी नेशनल ड्यूटी आ गई है, मैंने देखा किसी को, मैं एकदम से गोलियां लेके बैठ जाऊंगी कि नहीं 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 ये नहीं हो सकता था, ये नहीं है। टू अपहोल्ड द एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ऐसा थोड़ी है वो बाहर देश का बंदा आके कुछ गलत लिख के चला गया है, नहीं। प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट थोड़ी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो इसका आंसर है ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें लिखा है कि रिगार्डिंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, येस ये सही है। फिर है आर्टिकल 14, 19 and 22 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, सिर्फ 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, उसके अलावा जो भी सस्पेंड हो रहे हैं वो हो सकते हैं, राइट, ये भी सही है। आर्टिकल 32 विच गिव्स द राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट कैन नेवर बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज, अगर लिखा हुआ है कि 20 और 21 नहीं होंगे, उसके अलावा जो भी हो रहे हैं तो अब उन्हें रोक नहीं सकते, तो ये गलत है, मतलब ये भी सस्पेंड हो सकता है, तो 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच फंडामेंटल ड्यूटी अप्लाइज व्हेन यू सी योर कॉलेज फ्रेंड स्टार्ट फाइटिंग विद अ कैंटीन पर्सन व्हेन ही पासिस अ फ्यू एंटी रिलीजियस स्टेटमेंट्स। अगर आपने देखा कि कॉलेज की कैंटीन में आपके कुछ दोस्तों ने कैंटीन वाले से लड़ाई शुरू कर दी है क्योंकि उसने एंटी रिलीजियस कोई स्टेटमेंट बोल दिया था और आप उसे रुकवाने जा रहे हो, तो क्या होगा ये? टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, हम में एकता की भावना होनी चाहिए, और यही आंसर है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो अब देखते हैं उनमें से इनकरेक्ट क्या है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड बाय लॉ, यस। फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस से बिल ऑफ राइट्स है ना, तो ये गलत हो गया है, ऑल्दो हमें आंसर मिल गया पर फिर भी हम अलग स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन द आर्टिकल फ्रॉम 12 to 35, yes. आर्टिकल 21 प्रोवाइड्स फॉर द राइट टू लाइफ, yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इफ अ 12-year-old इज फाउंड टू बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री वर्किंग इन द कारपेट्स, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है जो वायलेट हो रहा है? अभी हमने देखा था ये आर्टिकल नंबर 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 में भी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ही है, लेकिन ये ह्यूमन स्लेवरी मतलब जो एडल्ट्स हैं उनका है, ठीक है। 25 and 26 रिलीजियस हैं। चलिए, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल यू फाइंड 6 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कौन से पार्ट में? पार्ट 1 किसकी बात करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2 क्या बात करता है? सिटीजनशिप। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स एंड पार्ट 4 DPSP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है रिट ऑफ मैंडेमस। अब तक हमने रिट्स डिस्कस नहीं किए थे, पहले हम रिट्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। रिट्स क्या होती हैं? रिट्स हमारी मेंशन कहाँ पर हैं? पार्ट नंबर 3 आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। इनका नाम क्या है? इन्हें किस तरीके से बोला जाता है? हार्ट एंड ऑफ लिख दिया है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिंपल है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को राइट दे रहे हैं आर्टिकल 32 के थ्रू, उस तरीके से HC मतलब हाई कोर्ट को मिलता है आर्टिकल नंबर 226, ठीक है। इतना समझ आ गया, ये क्लियर है। अब जो 5 रिट्स हैं उनको समझते हैं। हाउ मेनी रिट्स डू वी हैव? 5। पहली होती है हमारी हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या बोलता है? ये वो राइट है कि अगर किसी बॉडी को, किसी इंसान को इलीगली डिटेन कर लिया गया है ना, तो कोर्ट ऑर्डर देता है कि उस व्यक्ति को तुरंत कोर्ट के सामने पेश करो, तो ये इलीगल डिटेंशन को रोकता है, ठीक है। आपको इसको याद कैसे करना है? प्रोड्यूस द बॉडी और टू हैव द बॉडी, प्रोड्यूस द बॉडी।
समझ आया? बहुत सिंपल है। अगर किसी को डिटेन कर लिया गया है तो आप उसकी कंप्लेन करो तो कोर्ट सीधा बोलता है कि उस इंसान को अब मेरे सामने पेश करो। नेक्स्ट है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। क्या? अरे भाई, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। अब वी कमांड समझते हैं। जब कोई पब्लिक ऑफिसर या गवर्नमेंट अथॉरिटी अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती ना, तब कोर्ट उसे ऑर्डर देता है कि भाई अपनी ड्यूटी कर ले, ज़्यादा मज़े मत ले। जीवन को एंजॉय करने लग रहा है, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उसे बोला जाता है परफॉर्म योर ड्यूटी। परफॉर्म योर ड्यूटी, राइट। नेक्स्ट आती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि किसी चीज़ को रोका जा रहा है, प्रोहिबिट किया जा रहा है। तो ये किसको कौन ऑर्डर दे रहा है ये समझते हैं। प्रोहिबिशन का मतलब होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना। अब वो क्या चीज़ स्टॉप हो रही है? वो है कोई भी रिट अगर हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देती है जब वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाकर केस सुना रहा है। अभी समझना, ये जैसे सपोज करो एग्जाम्पल के तौर पे एक हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है, सपोज कोई एक स्टेट का है, पर्टिकुलर स्टेट ए का है, ये बी के केस में जाकर के अपनी ज्यूरिसडिक्शन बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर प्रोहिबिशन देगी कि लिसन यू कैन नॉट, ये आपकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर का केस है, आप इस पर कोई भी सुनवाई नहीं करोगे। और ये कब हो रहा है? अभी केस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी केस चल रहा है, अभी केस पेंडिंग है, ठीक है। तो अभी प्रोसीडिंग्स को रोका गया है। किसको रोका गया है? प्रोसीडिंग्स को, कि आगे का काम आप नहीं करेंगे, आप इन्हें यहीं पर रोक दो, ठीक है। क्यों प्रोसीडिंग्स की यहाँ पे क्यों मेंशन कर रही हूँ मैं? क्योंकि जो नेक्स्ट हमारी रिट है ना, वो है, इसे अलग अलग नाम से लोग बोलते हैं, सर्ट्योरारी, कोई बोलता है शर्ट्योरारी। मैं इसको सर्ट्योरारी बोलती हूँ क्योंकि इससे मेरे को स्पेलिंग याद हो जाती है, ठीक है। आप जिस भी नाम से बोलते हो डजेंट मैटर, प्रोनाउंसिएशन हार्डली मैटर करती है अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब है अगर कोई लोअर कोर्ट ऑलरेडी कोई गलत डिसीजन ले चुका है, तो ज्यूरिडिक्शन के बाहर था, उसके पास ऑलरेडी उसके पास कोई नहीं था कि इसको करना है, तो हाई कोर्ट जो है उससे ऊपर जो हायर कोर्ट है उस ऑर्डर को कैंसिल कर देती है कि अब आपने जो ऑर्डर दे दिया है ना सर, मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके कंट्रोल का नहीं था, ये आपकी ज्यूरिडिक्शन से बाहर का केस था। समझ आया? यहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही थी, उन्हें रोका गया। यहाँ पर इस इंसान ने, जो लोअर कोर्ट था, उसने अपनी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर जाके ऑलरेडी आंसर सुना दिया कि मैं ऑर्डर दे रहा हूँ तुझे, तो पनिशमेंट होगी। तो हायर कोर्ट आके बोलेगा आपने दे तो दिया है ऑर्डर, पर मैं इस ऑर्डर को कैंसिल करता हूँ, ठीक है। लास्ट होती है हमारी क्यू वारंटो। क्यू वारंटो, क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ये तो क्वेश्चन से समझ आ रहा है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आपने इस चीज़ को किया है ये बताइए। इसको समझो, कोर्ट पूछ रहा है कि आप किस अथॉरिटी से इस पब्लिक ऑफिस पर बैठे हुए हो। आप अगर कोई अपॉइंटमेंट हुआ है वो इलीगल लग रहा है उसको, कोर्ट को, तो उस पर्सन के ऑफिस से हटाया जा सकता है। जैसे कोई इंसान है, सपोज ए इंसान है, वो किसी पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, ठीक है, और कोर्ट को पता चलता है कि इसका जो अपॉइंटमेंट है वो इलीगल तरीके से है, ठीक है। तो वो कोर्ट उसको नोटिस देगा कि लिसन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप यहाँ क्यों हैं, आप इस पब्लिक ऑफिस में कहाँ से आ गए। तो इलीगल अपॉइंटमेंट को रोकने के लिए क्या है? क्यू वारंटो, ठीक है। समझ आ गया? आई होप दीज रिट्स आर क्लियर। अगर नहीं आया तो आप मेरे को बता देना, हम इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। ये थीम है, एग्जाम्स की थीम होती है ना, फेवरेट थीम, उनमें से है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मैंडेमस रिट है उसके बारे में पूछा गया है। अब देखते हैं किसके बारे में, क्या पॉइंट्स हैं इसके बारे में, क्या वो सही है या गलत है। रिट ऑफ मैंडेमस कंपेल्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ ड्यूटी इट इज़ बाउंड टू, यस, अभी देखा ना हमने कि उसे बोलते हैं वी कमांड, परफॉर्म योर ड्यूटी। इट इज़ अवेलेबल अंडर द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यस। इट इज़ क्लासिफाइड अंडर द राइट टू इक्वालिटी, नो, अभी तो ऊपर लिखा है उसी को कॉन्ट्राडिक्ट करके थर्ड पॉइंट दे दिया है, तो ओनली 1 and 2, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल 20 के बारे में है। जैसे आर्टिकल 20 आया आपके दिमाग में आना चाहिए राइट टू फ्रीडम, ठीक है। अब देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 20 देता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ डबल जियोपार्डी, हाँ हमने देखा था, उसमें 3 चीज़ थी, एक्स, आपकी वाली नहीं, एक्स मतलब पुराना केस, एक्स। नेक्स्ट है हमारा इसमें नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, और तीसरी चीज़ क्या होती है, एक सेकेंड, नो डबल जियोपार्डी, ठीक है।
ये 3 चीज़ हमें मेंशन है। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था, लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को एंट्री नहीं देनी चाहिए, एक्स डबल डेट जो लोग करते हैं, और चीज़ें अपने आप को कभी किसी चीज़ के लिए ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो इससे अब आपको ये याद हो जाएगा, आई एम वेरी श्योर। इन चीज़ों को देख करके तो एकदम से चीज़ें रिजेंबल होने लगती हैं लाइफ में और चीज़ें दिमाग में रहेंगी अब, ठीक है। तो वो आर्टिकल 20 हमें राइट दे रहा है इन चीज़ों का। अब है नेक्स्ट पॉइंट इसका, डबल जेओपार्डाई मीन्स दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। यस, यही तो बोल रहा है। डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डाई इज कंटेन इन आर्टिकल 20 क्लॉज 3। नहीं, अभी तो हमने देखा क्लॉज 3 के अंदर तो सेल्फ वो आता है ना, इंकीमेशन, ये 2nd नंबर पे है, और नो सेल्फ इंकीमिनेशन हमारा 3rd नंबर पे है। तो समझ आया, ये इस सीक्वेंस में है तो ये इसमें नहीं है। 3rd पे हमारा क्या है, नो सेल्फ इंकीमेशन। ये कौन से नंबर पे है, 2 पर। तो आंसर है A, 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल 20 मैंने मिक्स कर दिया, मैं बोल रही थी क्वेश्चन 20, वैसे कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, अभी हमने डिस्कस किया था किस चीज़ से रिलेटेड है आर्टिकल 20, हमें वो हर चीज़ का राइट दे रहा है, राइट। तो हमें वो देखना है कि क्या है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, तो ये इक्वालिटी के लिए आ गया, ये तो नहीं है। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज, हाँ यही तो डिस्कस कर रहे हैं हम तब से, है ना। तो इसका आंसर है बी, पर हम सी और डी भी पढ़ेंगे। फ्रीडम ऑफ टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ये तो 25 से 28 वाली चीज़ें हैं। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये तो आर्टिकल नंबर 18 है, तो कौन सा हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 20, Articles of the Constitution state that it shall be the duty of every citizen of India to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional और sectional diversities। ये वाली जो लाइन है पूरी, ये हमारे कौन सी चीज़, कौन सा ड्यूटी के बारे में बात करी है। ये जो है वो है 51, ये तो हमें पता ही है। 51A, ये तो पता होना चाहिए कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A में मेंशन है। ये वाला जो ड्यूटी है ये कौन से नंबर पे है, ये है 5वें नंबर पे, तो हो गया हमारा आंसर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अभी हमने डिस्कस किया इतने अच्छे तरीके से, तो ये आपको पता होना चाहिए अब। चलिए, B.R. Ambedkar described the right to constitutional remedies as heart and soul of the constitution. Yes. Article 32 empowers citizens to directly approach to Supreme Court for the enforcement. Yes. The right to constitutional remedies was called the soul of the constitution by Jawaharlal Nehru. अभी तो डिस्कस हो रहा है कि फर्स्ट में ही लिखा हुआ है B.R. अम्बेडकर, तो जवाहरलाल नेहरू पे कैसे चला गया क्वेश्चन, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 2। सर्टियोरेरी क्या अभी हमने डिस्कस किया था, ये क्या हो रहा था, फ्रीडम रिलीजन, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी, यस। देखते ही आंसर अब मार्क हो जाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड ड्यूरिंग दी 42nd अमेंडमेंट, ये याद होना चाहिए अब, और कमेटी का नाम भी पता होना चाहिए, स्वेंसिंग कमेटी, ये भी सही है। पार्ट 4A में ऐड हुआ था 51A, ये सारे पॉइंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब मैं इनको बार बार रिपीट नहीं करूँगी कि क्यों कैसे, आपको ये पता होना चाहिए, अब तक हम इतने क्वेश्चंस इसके कर चुके हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, ये 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई, नहीं, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एक्सपेंडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट, यस, एक ड्यूटी ऐड हुई, इसको ही एक्सपेंशन कहते हैं, बढ़ा देना। आर्टिकल 51A एंटेल्स रिस्पेक्ट फॉर इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ये बोल रहा है कि जो पहला है, जो हमारी 51A में A नंबर पे है, वो बात करती है कि नेशनल फ्लैग और इन सब की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, हाँ ये सही है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ओब्लाइजेस पेरेंट्स टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू देयर चाइल्ड बिटवीन 6 to 14, यस। तो गलत कौन सा, इनकरेक्ट, ओनली A। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़, नहीं भाई 10 थी। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर इनकॉर्पोरेटेड बाय 42nd अमेंडमेंट, ये भी सही, ये सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी इज करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा है ना, हाँ, ओनली ए इज करेक्ट क्यों मार्क करा है मैंने, बोल मैं कुछ और रही हूँ, मार्क मैं कुछ और कर रही हूँ, ओनली बी इज करेक्ट। यही होता है जब हम पता होता है ना, दिमाग में मेरे फिक्स है कि ओनली ए पहले पे होगा, ओनली बी 2 नंबर पे होगा, ए और बी, इसलिए मैंने बिना पढ़े बी पे मार्क कर दिया। और मेरा अगर मैं एग्जाम में होती तो अभी मेरे माइनस हो जाते मार्क्स ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग, इसलिए ध्यान से पढ़ना होता है।
26 क्वेश्चन, अ डैश यहाँ पे पूछा है कौन सी चीज़ के बारे में है, इन्फीरियर कोर्ट और ट्राइब्यूनल कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इज ज्यूरिसडिक्शन विच इज़ नॉट लीगली वेस्टेड और एक्टिंग विदाउट ज्यूरिसडिक्शन और एक्टिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अभी हमें पता चला था कि कौन सी एक चीज़ है कि अभी उन्होंने डिसीजन नहीं लिया है, मतलब ऑर्डर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अभी प्रोसीडिंग्स को ही रोका जा रहा है। प्रोसीडिंग्स रोकने को क्या कहते हैं, पी से प्रोसीडिंग्स, पी से प्रोहिबिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 12-year-old बॉय वॉज स्टॉप्ड अटेंडिंग अ स्कूल एंड इज़ वर्किंग इन रोड साइड ईटरी नियर हिज होम इंस्टेड। अगर वो स्कूल जाने से रोका जा रहा है, उसे स्कूल अटेंड करने से रोक रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि तुझे काम करना है, तो इसकी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी हाउस होल्डर की वो हो रही है, ख़राब हो रही है। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द एजुकेशन, येस, ये तो डेफिनेटली वॉयलेट हो रही है ना, तो इसमें ओनली ए, क्योंकि और सारी चीज़ें इस बारे में बात नहीं कर रही हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में कोई पॉइंट्स हैं, वो देखना है कि वो सही हैं या गलत हैं। सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेस और प्लेस ऑफ बर्थ अंडर राइट टू इक्वालिटी, येस। आर्टिकल्स 19 to 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कलेक्टिवली प्रोवाइड फॉर द राइट टू इक्वालिटी, नो, ये तो राइट टू फ्रीडम है ना। और जो ऊपर है वो किसके रिगार्डिंग है, वो है राइट टू इक्वालिटी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है, बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द राइट टू मूव फॉर सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, येस। आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लीगल इन्फॉर्मेंट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है। आर्टिकल 19 कब से आ गया इस चीज़ में, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर है ओनली 1 इज करेक्ट। फंडामेंटल राइट्स हैज़ बीन डिलीटेड, जैसे आपको डिलीटेड आया एकदम से याद आना चाहिए राइट टू प्रॉपर्टी, और सारी चीज़ें अभी भी मेंशन हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, विच फंडामेंटल राइट इज़ अवेलेबल फॉर इंडियंस एज वेल एज फॉरेनर्स। जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडियंस के लिए कौन कौन से हैं, 15, 16, 19, 29, 30। अब राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, अगर आप बाहर देश का कोई आकर बोले कि मुझे मेरी लैंग्वेज प्रोवाइड करा दो भाई, मुझे ये प्रोटेक्ट, हम नहीं करा सकते, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऐसे तो बाहर देश में जाकर के मैं बोलने लगूँ मुझे यूएसए की आर्मी ज्वाइन करनी है, अभी ज्वाइन करूँगी मैं, तो वो भी नहीं अलाउ करेंगे, हमारा देश भी अलाउ नहीं करता। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश, नहीं ये भी अलाउड नहीं है। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि ये कहाँ मेंशन है, 21A के अंदर। ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैव साइनेजेस विद इंस्ट्रक्शंस द पब्लिक शुड नॉट राइट ऑन वॉल्स। ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमें अपने पब्लिक प्रॉपर्टी को मेंटेन करके रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये तो है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ये भी है। टू जॉइन डिफेंस फोर्सेज व्हेन नीडेड, अगर लिखा होता ना तो ये सही हो जाता, पर ये अभी ऐसा नहीं है कि हर एक को ही ज्वाइन करनी है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, नहीं। राइट टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, यस ये सही है। विच रिट लिटरली मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। अभी हम इसको याद कर लेते हैं। पी से प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट को रोकना, ठीक है। एक्स से हैव द बॉडी, जब कोई किसी को डिटेन कर ले। मैंडेमस, पूछना कि किस अथॉरिटी, वो मैंडेमस का मतलब होता है टू परफॉर्म द ड्यूटी, ठीक है। अगर आपके पास मनी आ रहा है तो ड्यूटी क्यों नहीं कर रहा भाई, तो ये ड्यूटी। तो क्यू वारंटो, क्यू क्वेश्चन ही आ रहा है ना, क्यू वारंटो, तो इसका मतलब होता है टू व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। 35th क्वेश्चन, अब बस होने वाले हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब तक आप स्टिक कर रहे हो तो वेरी गुड, एंड डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प इन योर एग्जाम। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हम नहीं कवर कर रहे हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट मेंशन एनी फंडामेंटल ड्यूटी बिकॉज, क्यों नहीं मेंशन करी गई थी, इसे बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्यों ऐड करना पड़ा, इसका क्या रीज़न हो सकता है। हमें भी पता है कि उस टाइम पर इतना ज़्यादा हमारा देश डेवलप नहीं था कि चीज़ें समझ आए, लोगों को पता चले कि राइट तो हैं, अब मेरी इसके बदले में ड्यूटी भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, इतना हमारा देश विकसित नहीं था, ठीक है। इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर नॉट एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म्ड, अगर कहा जाता तो कर ही लेते, राइट। इनिशियली फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर पनिशेबल, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था। इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट द सिटीजन्स ऑफ कंट्री would perform their duties willingly, हाँ, it was expected the citizens of the country would perform their duty forcefully, ये नहीं है, ये था कि willingly आगे चलकर कभी वो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 42nd में डाल दिया इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हाँ ये ड्यूटीज़ आपको करनी चाहिए willingly and voluntarily। नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, ये तो है। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ये भी है। टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस, नहीं, ये हमारा लीगल राइट है अंडर आर्टिकल 326।
आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड अकेडमिक। अगर अब मैं डॉक्टरी कर लेती हूँ, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, तो क्या कोई मुझे हटाने बोलेगा कि आर्टिकल 18 में लिखा है ऐसा? नहीं, ये आर्टिकल में ये जो मेरा टाइटल है ना, ये मैंने अर्न किया अपनी मेहनत से, अपनी डिस्टिंक्शन से, तो इसे नहीं हटाया जाता। जैसे आप कोई मेजर बन जाएंगे आर्मी में, तो वो नहीं हटाएंगे, राइट? उनको ये मिला है अपनी मेहनत से, उन्होंने इस चीज़ को अर्न किया है। आर्टिकल 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। नो, ये है आर्टिकल नंबर 23 और 24 बात करता है बच्चों का जो 14 साल से कम उम्र के होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा सही है? ओनली वन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, आर्टिकल 21, फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं 21 में? रिलीजियस अफेयर्स नहीं, ये 25 to 28 हैं। कल्चरल नहीं, 29 and 30। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी येस। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, चलिए 39, if a person who is arrested not produced before the magistrate within 24 hours of the arrest, he is entitled to be released on the writ of। अगर किसी इंसान को डिटेन कर लिया या किसी को इंसान को जेल डाल दिया गया है और लेकिन उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा, तो उसको कौन सी अथॉरिटी के साथ पेश किया जा सकता है? हैव द बॉडी, ए। ठीक है। आर्टिकल 14 गारंटी करता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये सही है। आर्टिकल 15, 16, 17 आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ राइट टू इक्वल, ये भी सही है। तो आंसर है ए 1 and 2। आर्टिकल नंबर 26C ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन द राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने पढ़ा था कि ऐसा कुछ आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक, जो कि डील करते हैं हमारे रिलीजियस अफेयर्स के बारे में। तो 41 के क्वेश्चन में यही पूछा है कि जो 26AC है उसमें ऐसा लिखा है? हाँ, लिखा हुआ है। आर्टिकल 26B बताता है कि राइट टू ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी टू रिलीजियस डिनोमिनेशन, हाँ ये भी सही है। तो बोथ A and 1 and 2 आर करेक्ट। 42 क्वेश्चन, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। हमने डिस्कस किया था अभी। सबसे पहले वो था X डबल एंड लास्टली सेल्फ, नो सेल्फ इंक्रिमेशन, मैंने इस तरीके से याद किया हुआ है। तो ये 3 हैं न, ये अब इन 3 को ये ऐसे है 20 का क्लॉज 1, 20 का क्लॉज 2, 20 का क्लॉज नंबर 3। तो यहाँ पे पूछा है कौन से क्लॉज में डबल जीरो पार्ट आया है? 20 पे 2, सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी कमेटी थी जिसने सजेस्ट किया पेनल्टी और पनिशमेंट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़? स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही रिकमेंड किया था। इन्होंने कहा था इन्हें एनफोर्सेबल बनाते हैं, पर लेटर ऑन जब इंदिरा गांधी के पास ये कमेटी की रिपोर्ट्स गई, उन्होंने मना कर दिया कि इन्हें एनफोर्सेबल बनाना सही नहीं रहेगा। अभी हमारा देश अभी राइट्स के लिए ही फंडामेंटली हम जो मतलब कभी कभी केसेस ऐसे आते हैं जिन्हें जाना पड़ता है, मूव करना पड़ता है कोर्ट के पास उन्हें एनफोर्स कराने के लिए, इस चीज़ का तो फिर डेली बेसिस पे उल्लंघन होगा और कितने ज़्यादा केसेस पेंडिंग हो जाएंगे। इस वजह से इसे एनफोर्सेबल नहीं किया गया। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्लैरिफाइज पॉलिसीज लाइक रिजर्वेशन इज़ नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी? हमारे देश में रिजर्वेशन वाली पॉलिसी चलती है, राइट? ये इसलिए है क्योंकि राइट टू इक्वालिटी, जो कुछ लोग थे जिनके साथ में पहले चलकर अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हो रही थी और उन्हें उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहा था लाइफ में ग्रो करने का, तो एक रेस होती है, यहाँ से सबको भागना था। कुछ लोग यहीं थे बिल्कुल भागने के लिए और कुछ लोग यहाँ थे, तो इनको यहाँ लाने के लिए इनको यहाँ से रेस स्टार्ट हो, इसलिए कुछ थोड़ी सी इनको यहाँ पर लेवरेजेस मिलते हैं जिसे हम रिजर्वेशन बोल देते हैं, ताकि एक इक्वल रेस सबको मिले, राइट? इसलिए रिजर्वेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। और वो कौन सी चीज़ में लिखा हुआ है कि ये जो रिजर्वेशन है ये एक वॉयलेशन नहीं है, ये मेंशन है 16(4) के अंडर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। नेक्स्ट इज कौन सा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स? ये हमने देखा है कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स मिलते हैं आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 के अंदर। क्यों मिलते हैं ये? प्रमोट पर्टिकुलर रिलीजन, कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है किसी भी रिलीजन का। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, यही तो मेन रीज़न है। मेजॉरिटी का ऐसा भी नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है। एनफोर्सेबल बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा इनमें से एनफोर्सेबल है? प्रीएम्बल में ऐसे कोई चीज़ ऐसे मेंशन है कि इसे एनफोर्स किया जाए, तो ये नहीं है इसका। ये ना प्रीएम्बल इज़ एन एसेंस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है प्रीएम्बल। इसे पर्टिकुलरली खुद जा करके हम कोर्ट में नहीं कह सकते देखो यहाँ पर लिखा है ना ये चीज़ इसलिए मुझे नहीं। कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें मेंशन है उनके लिए आप फोर्स में जा सकते हो, और मेनली फंडामेंटल राइट्स। DPSP आर नॉट एनफोर्सेबल नीदर फंडामेंटल ड्यूटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा गलत पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में? इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज इट्स ओन अफेयर, हाँ ये तो सही है। इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ वर्शिप, हाँ ये भी सही है। इट इज़ मैंशन इन आर्टिकल 25 to 28, येस ये भी सही है। इट मैंशन दैट द स्टेट हैज़ इट्स ओन, नो ये गलत है। क्यों? इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, इंडिया की स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं है। एवरीबडी हैज़ देयर ओन चॉइस टू परफॉर्म देयर रिलीजियस बिलीव्स, वो अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, पर स्टेट पर्टिकुलरली किसी भी उसको फॉलो नहीं करता है। 48 क्वेश्चन, इंडिया, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, इंडिया में इंडिया हैज़ नो स्टेट रिलीजन। स्टेट रिलीजन होता क्या है वैसे? जैसे पाकिस्तान बोलता है वी आर इस्लामिक कंट्री, राइट, इस तरीके से। 48, which is false regarding fundamental rights mentioned in the Indian Constitution. Only 20 and 21 can be suspended during, can never be suspended, ठीक है। अब फिर आता है, they are justiciable, yes it is true. Some fundamental rights are negative in nature, yes this is also true. Can be suspended during emergency, yes this is also true. तो इसमें गलत क्या है? सिर्फ A। 49th, the celebration of Christmas, Eid and Holi in school is an example of making children learn about fundamental duties as well. कौन सी ड्यूटीज़ से आपको देखती समझ आ रही है कि उनके अंदर एक भावना है कि हम सब एक साथ हैं? तो यहाँ पे कौन सी फीलिंग ड्यूटी है? टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। व्हाट इज़ द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? वेलफेयर होगा स्टेट का फंडामेंटल राइट से, या एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस मिलेगी, इकोनॉमिक जस्टिस मिलेगा, या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होगी? वैसे कुछ चीज़ें हैं कि इनके रीज़न सारे हो सकते हैं, पर हाँ, टू एस्टैब्लिश पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मतलब सब इक्वल हैं, सबको अपने अपने अधिकार हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं सब, अपने बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल करके लोग अपने ही रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर पा रहे हैं, ये हमें राइट्स मिले हुए हैं। और बाकी अगर देखा जाए प्रमोट इकोनॉमिक जस्टिस, ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये मोर लाइक अ DPSP, ठीक है, पर ये पॉइंट्स गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डैश एंड नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये तो हमें पता है कि वो नॉट एनफोर्सेबल हैं, लेकिन और कौन सा उन्हें नाम दिया गया है? क्योंकि जब कोई केस होता है, वो कोर्ट में जाता है ना, तो उनको देखते वक्त, उन मैटर को सुलझाते वक्त, उन चीज़ों को हम कंसीडर करते हैं कि इसने कौन सी ऐसी चीज़ का उल्लंघन किया है। जैसे आपको याद होगा 2025 में कोई 15 अगस्त के सेलिब्रेशन में नेशनल एंथम प्ले करके बहुत गंदा सा एक वल्गर डांस कर रहा था कोई इंसान, तो उसको पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसने सॉरी किया, अपोलोजाइज़ किया, तब जाकर उसको वहाँ से उस पनिशमेंट से निकाला गया। क्यों? क्योंकि कुछ मैटर्स को देखते हुए देखा जाएगा कि देश की जो एक इंटीग्रिटी है, डिग्निटी है हमारे देश की एक, उसे मेंटेन करके चलना है, तो इसलिए इसका नाम दिया जाता है स्टैट्यूटरी। क्यों? क्योंकि कोर्ट्स इन्हें कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकता है। अगर हम किसी लॉ को इंटरप्रेट करते हैं ना, किसी भी मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ देखनी पड़ती हैं, तो कोर्ट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उसी तरीके से कंसीडर करता है, इसलिए इसे कहा जाता है लॉ में रिकॉग्नाइज करना। लॉ बनाते हुए इन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। Next and last question, the fundamental duty to uphold and protect sovereignty, unity and integrity of the nation is mentioned in article 51C, 51AC, ठीक है। ये अभी हमने सारी जो थी लाइन वाइज तो नहीं करी हैं, पर हाँ ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है 51AD ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स द ड्यूटी टू अपहोल्ड सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये आई एम सॉरी, ये गलत है, ठीक है। इसका आंसर है ओनली 1 इज़ करेक्ट। ये लिस्ट जो है ना आपको A to J, ये आपको खुद से करनी है। अगर आपसे नहीं होगा तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आप इसे इजीली लर्न कर सकें, ठीक है। आपको अगर ये वाले पूरे PDF चाहिए होगा तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इस QR कोड से भी आप अगर करोगे तो आप तुरंत चैनल पे चले जाओगे, यहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, और जो भी अपडेट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो सब मैं वहाँ पर अपडेट कर दूँगी। एंड लास्टली वी हैव आवर टेस्ट योर नॉलेज। इसके आंसर्स आपको कमेंट में मिलेंगे। लेट्स जस्ट डू रीड द क्वेश्चंस। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता यू कैन आस्क मी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। कौन से वो राइट्स हैं? आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अभी हमने डिस्कस किया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी आपको बताना है।
फिर आती है बात, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडिड, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से वो ऐड करी गई हैं। विच रिट इज़ इशू टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन हु इज़ इलीगली डिटेन, ये भी आपको बताना है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। एंड ऑन दिस बेसिस अब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई एम सो सॉरी, अब हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसका PDF आपको मिल जाएगा। और इन क्वेश्चंस को इजीली ऐसे मतलब निगलेक्ट मत करना, रिवाइज करते रहना, क्योंकि ये पूरा एक कम्प्लीटली हम चैप्टर कर रहे हैं, ये होलिस्टिक वे में आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, सी यू सून।